लाइब्रेरी साइंस और ऑटोमेशन, इसके बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। डैश इज एन इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ बुक्स विच शोज द पोजीशन ऑफ एनी बुक ऑन द शेल्फ्स। शेल्फ्स यानी कि जहां पर किताबें रखी होती हैं, उन शेल्फ्स में एक इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड कौन सी चीज बताएगी कि कौन सी बुक कहां किस शेल्फ में रखी है। तो इसका उत्तर है शेल्फ लिस्ट, डी है इसका उत्तर। एल ए इज द लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ। एल ए कहां का है? वैसे एल ए का फुल फॉर्म भी दिख रहा है आपको, लाइब्रेरी एसोसिएशन, लेकिन बेसिकली है कहां का? उत्तर है ग्रेट ब्रिटेन, जिसको हम इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। फेयर यूज इज द नॉर्म फॉर डिटरमाइनिंग द लीगैलिटी ऑफ। यानी अगर कोई चीज लीगल है, न्याय संगत है, तो फेयर यूज ये क्या चीज होती है? देखिए, फेयर यूज का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि एक किताब को बनाने में, लिखने में कितनी मेहनत लगती है। इसके पीछे पब्लिशर होता है, राइटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है। और फेयर यूज का मतलब ये है कि इसका फोटो कॉपी हुआ है, मतलब पूरी बुक को फोटो कॉपी कर दिया जाए, है ना। इसको हम कहते हैं फेयर यूज, ताकि आप पता कर सकें जो लीगैलिटी है, न्याय संगत पूर्ण है कि भाई फोटो कॉपी पूरे किताब की गई, क्या ये फेयर यूज है या अनफेयर यूज है। डैश इज अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्वायर न्यू स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस ऑन कंटिन्यूइंग बेसिस। पहले इसका उत्तर बताता हूं मैं आपको, क्या लगता है आपको? इसका उत्तर है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। देखिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बेसिकली ये शब्द बना है क्वालिटी से। अब क्वालिटी का मतलब ये होता है कि जो भी चीज आप बनाएं, या तो वो किसी नॉर्म्स को फॉलो करे, या यूजर को पसंद आए, या जितने भी इसमें कंटेंट हैं जो भी दिए गए हैं, वो आप सेट पैरामीटर के हिसाब से आपने फॉलो किए, तब क्वालिटी आती है। इसमें एक और चीज ये आती है कि जो एक संस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आदमी, इंसान। तो उसको आप सिखाते रहिए, समझाते रहिए, पढ़ाते रहिए, ताकि वो सब चीजें जो नई नई आ रही है, जैसे आपका लाइब्रेरी ऑटोमेशन हो गया, नया सॉफ्टवेयर आ गया, नई चीजें आ गई, वो उसे पढ़ता रहे, समझता रहे, और आप उसे ये स्किल देते रहे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज सिमेंटिक वेब इज नॉट बेस्ड? उत्तर है क्लाउड सीडिंग। देखिए, इसमें दो चार चीजें आ रही हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो आप लाइब्रेरी साइंस के बारे में बात करें या कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करें। तो इन्होंने कहा है कि विच इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग दिस सिमेंटिक वेब इज नॉट बेस्ड। तो सिमेंटिक वेब, देखिए वेब का मतलब ये होता है, जैसे आप इंटरनेट यूज करते हैं ना, वो इंटरनेट है, www है। सिमेंटिक का मतलब ये होता है शब्द, सिंटेक्स, वर्ड, फॉर्मेशन। तो किस पे बेस्ड नहीं है? क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग पे नहीं है, आरडीएफ है, ऑन्टोलॉजीज है, इस पे है। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ बेसिक लैंग्वेजेस यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत सारी लैंग्वेज यूज होती है ना। आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, जिससे आप डायरेक्ट लिखते हैं, डील करते हैं एज अ प्रोग्रामर, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, C# हो गया, ये सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है। फिर असेंबली लैंग्वेज आती है, फिर आपकी लो लेवल लैंग्वेज आती है। लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो 0-1 होती है। तो उत्तर ये है मशीन, असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये 3 टाइप की लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की। जितने भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं वो नॉर्मली असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो बिजनेस प्रॉब्लम है उनको उसके सोल्यूशन के लिए हाई लेवल लैंग्वेज है। फाइनली हाई लेवल जो है वो असेंबली में चेंज होती है, असेंबली मशीन लैंग्वेज में चेंज होती है, और मशीन केवल 0-1-1-0 ही समझती है, इसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। Which CD-ROM और when CD-ROM was prepared and made? देखिए, CD-ROM का मतलब है कि यह है कॉम्पैक्ट
डिस्क, और आर से है रीड ओनली मेमोरी। ये गुजरे जमाने की बात हो चुकी है वैसे, क्योंकि CD ROM आया, फिर उसके बाद अब देखिए जो बड़ी बड़ी डिस्क हुई, हमने कहा ये तो ब्लू रे डिस्क है, ऐसे करके बहुत सारी डिस्क आई। अब मोस्टली लोग पेन ड्राइव से काम चला लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको डेटा रखना है तो आप टेप्स में रखते हैं, या फिर आजकल जो आपको बड़ी 4.8 7.2 की बड़ी बड़ी साइज की ड्राइव्स मिलती हैं। तो लेकिन CD ROM का सवाल पूछा गया है, बहुत पहले की बात हो गई, 1985 की बात हो गई। आज हम 2022-23 के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्योंकि चीजें टेक्नोलॉजी चेंज होगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस जमाने में क्या था। व्हाट इज अ बग? अब देखिए कुछ शब्द होंगे जो आपको एक ही डायरेक्शन में ले जाने चाहिए। जब आप बग सुने, डिफेक्ट सुने, एरर सुने, प्रॉब्लम सुने, या नॉर्मल लैंग्वेज में आजकल क्या बोलते हैं यार, कोड फट गया, तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं ये आपकी क्या है, ये प्रॉब्लम है, दिक्कत है आपके कंप्यूटर प्रोग्राम में या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में। इसको हम बग कहते हैं। यार आपके ये काम नहीं कर रहा, अरे इसके पीछे तो ये बग है। और ये सब कब निकल के आते हैं? जब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है, तो उसके बाद बग निकलते हैं, और उस बग को हटाने का, प्रॉब्लम को हटाने का तरीका है डीबगिंग। ISO 9960 इज रिलेटेड विद, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, सबका अलग अलग नंबर होता है। तो 9960 किससे रिलेटेड है? उत्तर है इसका स्टैंडर्ड फॉर एनकोडिंग डेटा ऑन CD ROM। जैसे बताया कि कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, ये सब चीजें गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। लेकिन कॉम्पैक्ट डिस्क में डेटा जो है वो कैसे स्टोर होता था? क्योंकि इसको रीड करने के लिए आपकी लेजर टेक्नोलॉजी होती थी। इस तरीके से इसमें डेटा होता था पिट्स, ऐसे पिट्स बहुत माइन्यूट, मतलब माइक्रोस्कोपिक पिट्स एंड अप्स में। तो वो पिट्स जहां मिलते थे वहां उसको 0 समझता था, ऊपर वाले को 1 समझता था, ऐसे रीड की जाती। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज फास्टेस्ट फ्रॉम, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का मतलब होता है जानकारी को निकालना, जानकारी, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, खींचना, निकालना। इज फास्टेस्ट फ्रॉम, सबसे इजीली तेज कहां से निकाल सकते हैं आप? उत्तर है हार्ड डिस्क। उसका कारण यह है कि जो मैग्नेटिक टेप और फ्लॉपी डिस्क है, इसकी टेक्नोलॉजी अलग है। हार्ड डिस्क आपका, इसमें अलग अलग ऐसे डिस्क होती हैं, और फिर प्लैटर होता है, और ये जो प्लैटर होता है ये यहाँ पर जाके फिक्स होता है, मतलब घूमता है, और जो जहां डेटा चाहिए होता है वहां से डेटा उठा के देता है। वैसे क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है बाकायदा। लेकिन आजकल के जमाने में, मैंने कहा ना चीजें गुजरे जमाने की बात हो गई है, आजकल आप देखेंगे सॉलिड स्टेट ड्राइव आती है, और वो ये जैसे रैम होती है ना, रीड ओनली मेमोरी नहीं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, सबसे फास्टेस्ट होती है, और कैश मेमोरी होती है। तो इसी तरीके से अब आपको SSD मिलती है, बहुत तेज आपका, आप जैसे बटन दबाएंगे खट से कंप्यूटर ऑन हो जाता है। पहले कंप्यूटर को ऑन होने में, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने में, बायोस को लोड होने में तमाम समय लगता था, अब नहीं होता क्योंकि SSD आ गई। वैसे इसका उत्तर जो है वो हार्ड डिस्क है। द CD अल्फाबेट्स इन CDS एंड ISIS, ये उस तरीके का नाम नहीं है जैसे आप सोच रहे होंगे ना। ये CD क्या है इसमें? ये CD आपको कॉम्पैक्ट डिस्क लगेगा कभी कभी, लेकिन CD हमेशा कॉम्पैक्ट डिस्क, ROM या ROM इस तरीके से होती है, CD ROM वगैरह कॉम्पैक्ट डिस्क। यहां पर हम बात कर रहे हैं कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन, कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन। अभी ISIS क्या है इसमें, इसका फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे, ठीक है? कमेंट कीजिए। फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल बुक मार्किंग साइट। होता यह है कि जब आप एक किताब पढ़ते हैं, है ना जी, मान लीजिए किताब पढ़ना शुरू किया, ये आपकी किताब हो गई, आपने ये खोला और आप इस पेज पे हैं भी, तो आप क्या करते हैं, जब अगले दिन पढ़ने लगेंगे तो यहाँ एक बुक मार्क लगा दें, फिर इस पढ़ने को पलटाएंगे, फिर आप 2-4 दिन बाद, मतलब 2-3 दिन बाद किताब पढ़ते हैं तो यहाँ बुक मार्क लगा देते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। तो बुक मार्क मतलब होता है कि ये चीज हमने आगे को जाके यूज करनी है, या फिर कुछ हमने किताब में कुछ फंसा दिया, उसे हम बुक मार्क कहते हैं। सोशल बुक मार्किंग साइट क्या हुआ कि अब हम वेब पे आ चुके हैं। इन्होंने पूछा है व्हाट इज नॉट अ सोशल बुक मार्किंग साइट, वो है स्क्वीडू। ये नहीं है, डिग है, डिलीशियस है।
फॉलोइंग इज नॉट अ वेब 2.0 टूल। देखिए जब वेब आया तो इसमें बहुत सारी चीजें आई, आपके HTML, HTTP, फिर उसके बाद आपका इसके अंदर जावास्क्रिप्ट और ये सब तमाम चीजें आई। ठीक है साहब। अब क्योंकि वेब की टेक्नोलॉजी चेंज हुई, अगर आप देखते हैं आज आपके वेब पेज पे वीडियो भी चल रहा है, ऑडियो भी चल रहा है, जैसे यूट्यूब वगैरह हो गया, तो ये तमाम चीजें इसमें आ गई है। तो इस टेक्नोलॉजी को फिर वेब 2.0 कहा गया। तो इन्होंने कहा है फॉलोइंग इज नॉट अ वेब 2.0 टूल, कौन सा नहीं है? तो उत्तर है UGC इन्फोनेट 2.0, ये अलग चीज है। जबकि आज के जमाने में RSS फीड जो है या फेसबुक तो खैर आप यूज करते ही होंगे, जो ब्लॉगिंग है ये सारे वेब 2.0 में है। Which type of protocol is used by interface for public data network? पब्लिक डेटा नेटवर्क का मतलब यही है कि आपका यहां डेटा रखा हुआ है ना, और PDN कहते हैं इसको, और ये डेटा जो है आप कहीं एक्सेस कर सकते हैं थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क या नेटवर्किंग डिवाइसेस, कम्युनिकेशन चैनल। तो पब्लिक डेटा नेटवर्क विच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय इंटरफेस फॉर। अब प्रोटोकॉल वो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जो दो पार्टी एग्री करती है कि ठीक है हमारे ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप भी ये फॉलो करो, हम भी ये फॉलो करेंगे, तो इनके बीच में आदान प्रदान हो जाता है, कम्युनिकेशन हो जाता है। इसका उत्तर है X.25। ध्यान रखिएगा PDN के लिए X.25। रिसोर्स शेयरिंग इज अ पार्ट ऑफ। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए मेरे पास एक बुक है, बुक 1, आपके पास एक बुक है, बुक 2। अब मैं क्यों बुक 2 खरीदूं और आप क्यों बुक 1 खरीदे, है ना? सबसे बढ़िया क्या है, बुक 1 और बुक 2 दोनों के पास है, आप भी शेयर करो, मैं भी शेयर करता हूं, दोनों ने एक एक खरीद दिया, यूज दोनों कर रहे हैं तो दोनों का फायदा हो गया। इसको कहते हैं लाइब्रेरी कोऑपरेशन। कोऑपरेशन, लाइब्रेरी सहयोग, कोऑपरेशन। व्हाट इज APS? APS का फुल फॉर्म क्या हुआ इसमें? देखिए ए का मतलब है यहां पर देखिए इसमें आपको ये समझना होगा इसको बोला कैसे जाता है। अ फुल टेक्स्ट रिसोर्स। अ फुल, इसमें आपको ये नहीं कि इसका फुल फॉर्म ढूंढना है ना, इसको बोला जैसे जाता है उस हिसाब से देखना है आपको। अ फुल रिसोर्स, ऐसे अ फुल टेक्स्ट रिसोर्स। इसका उत्तर बी है। वैसे वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखिए पहले आप समझ लीजिए कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता क्या है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्रोप्राइटरी नहीं है, यानी किसी कंपनी ने बना के इसको ये बेच नहीं रही है, या फिर उसने इसका जो कोड है, कोई भी सॉफ्टवेयर के पीछे कोड होता है, वो इन्होंने अपने पास रखा नहीं हुआ है, या फिर अपने पास इसके पीछे बहुत सारे लाइसेंसेस नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर बनाया गया और इसका जो कोड है वो पब्लिकली अवेलेबल है, सबके लिए पब्लिक है, मतलब आपके लिए, मेरे लिए, मैं, हम कोड तक देख सकते हैं। जबकि जो प्रोप्राइटरी होते हैं, जो कंपनीज बेचती हैं, सॉफ्टवेयर बेचती हैं, और कोई भी परिवर्तन करना होता है तो हमको कंपनी के पास जाना पड़ता है, वो इसमें चेंज करते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या ये होता है, नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखिए ग्रीनस्टोन, लिनक्स, डीस्पेस सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या आप विंडोज का कोड देख सकते हैं? विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है, अभी देखिए विंडोज 11 आ गया। तो ये सब चीजें, विंडोज जो है वो ओपन सोर्स नहीं है, क्लोज सोर्स कह सकते हैं हम। वर्ल्ड कैट इज मेंटेन्ड बाय। वर्ल्ड कैट कौन मेंटेन करता है? ये है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, वर्ल्ड कैट। एनुअल कन्वेंशन ऑफ InfluNet organized to discuss the process of library automation and library services is known as। एनुअल कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि हर एक साल लोग मिलते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लाइब्रेरी की क्या क्या सर्विसेज है, क्या इसमें नेक्स्ट स्टेप है, क्या करना है। तो उत्तर इसका ये है कैलिबर। कैलिबर। डबलिन कोर मेटा डेटा कंसिस्ट ऑफ। डबलिन कोर मेटा डेटा में कितने एलिमेंट्स हैं? 15 एलिमेंट है। इसका उत्तर क्या है? 15 एलिमेंट। ओके जी, ये कुछ बहुत ही हमने बेसिक MCQs लिए लाइब्रेरी ऑटोमेशन और साइंसेस के। बहुत शुक्रिया।